आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 में यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर लेखांकन के सिद्धांत और उसकी मान्यताएं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लेखांकन मान्यताओं की। तो मान्यता वह आधारभूत सिद्धांत होते हैं या नियम होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कार्य को सुचारूपूर्ण ढंग से कर सकते हैं या जिनके आधार पर कोई भी कार्य सरलतापूर्वक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो यहाँ जो लेखांकन की मान्यताएं हैं वो संपूर्ण लेखा प्रणाली का आधारशिला है, उनका बेस है, जिनके आधार पर लेखांकन के सभी कार्य किए जाते हैं और लेखांकन के वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। अब ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली मान्यता है चालू व्यवसाय की मान्यता, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, यानी चालू व्यवसाय की मान्यता। अब जो हम अकाउंटिंग में या अपने अकाउंट्स के अंदर जो भी व्यवहारों को लिख रहे हैं वो इस आधार पर लिखे जाते हैं कि व्यापार हमारा जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, और यही कारण है कि व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों का क्रय किया जाता है ताकि उसे शीघ्र न बेचा जाए बल्कि लंबे समय तक उसका प्रयोग किया जाए। दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन या अस्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण हम यहाँ पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें यह है कि जो चालू व्यवसाय की मान्यता है वो ये बताती है कि हमारा व्यवसाय निरंतर लंबे समय तक चलता रहेगा और यही कारण है कि हम अपने व्यापार में संपत्तियां खरीदते हैं, स्थायी संपत्तियां खरीदते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो दीर्घकालीन व्यापार होता है उन्हें अच्छा माना जाता है अल्पकालीन या मध्यकालीन व्यापार की अपेक्षाकृत। अब ये दीर्घकालीन है तो क्यों अच्छे हैं, उसका पहला कारण है कि दीर्घकालीन व्यापार विनियोजक धन लगाने के लिए आतुर होते हैं। तो जो दीर्घकालीन व्यापार होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा तैयार होते हैं। दूसरा, व्यापार के माल और संपत्ति तथा हिसाब किताब के मूल्य के बारे में अनुमान नहीं लगता, यानी जो व्यापार के माल है और संपत्ति है उनके हिसाब किताब के मूल्य के बारे में भी अनुमान नहीं लगता इसमें। तीसरा, संपत्ति पर गिरावट उसके संभावित जीवन काल के आधार पर लगाई जाती है, ना कि बाजार मूल्य पर। यानी जो संपत्तियां कम की जाती हैं उनके मूल्यों में जो कमी होती है वो बाजार मूल्य पर ना होकर उन पर जो घिसावट है, यानी उनका जो डेप्रीशिएशन है उसके आधार पर लगाई जाती है। यानी वो संपत्ति हमारी कितने समय तक चलेगी, उतने समय बाद उतने समय के हिसाब से हम उस पर डेप्रीशिएशन यानी उस पर कीमतों में कमी करते हैं। इसी क्रम में अगली मान्यता है निरंतरता की मान्यता। तो व्यापार व व्यवसाय के मालिकों को अपने व्यापार के निष्कर्ष या परिणाम निकालते समय यह जरूरी होता है कि लेखांकन के विभिन्न नियमों का समान रूप से निरंतर प्रयोग किया जाए। जिस पद्धति या विधि का एक बार चुनाव कर लिया जाए, व्यवसाय को उसमें अधिक बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इससे व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं दो अवधियों के मध्य परिणामों की तुलना करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी वित्तीय विवरण एक ही रीति से बनाए जाए। तो इसमें क्या होता है, निरंतरता, जैसा अपन टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी एजम्पशंस, यानी जो हमारी निरंतरता की मान्यता है वो ये बताती है कि जो व्यापार के मालिक होते हैं उन्हें अपने व्यवसाय के परिणाम निकालने होते हैं और जिसके लिए वो क्या करते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं। लेखांकन के कार्य करने के लिए जो नियम है या उनकी जो प्रणालियां हैं वो कई नियम है, कई प्रणालियां हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, या जो निरंतरता की मान्यता है वो ये बताती है कि आप अपने लेखांकन में जिन प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन नियमों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका प्रयोग निरंतर करें, लगातार करें। अपने लेखांकन की प्रणालियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। वो इसलिए ना करें क्योंकि जो हमें व्यापार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं या अपने व्यापार के जो लेखांकन के परिणाम है उनका अगर हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, और अगर हम हर साल हर बार अलग प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। और
हमारे जो लेखांकन प्रणाली है उसमें एकरूपता भी नहीं होगी और उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए यदि स्थायी ह्रास विधि का पालन किया जा रहा है तो इस विधि का प्रयोग आगे भी किया जाना चाहिए। यानी जैसे किसी भी व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने की कई विधियां हैं, उनमें से अगर हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड स्थायी किस्त पद्धति को अगर चुन लिया तो हर साल हमें उसी पद्धति से उस पर ह्रास लगाने चाहिए, उनको बदलना नहीं चाहिए। अगली मान्यता है उपार्जन की मान्यता। इस मान्यता के आधार पर कोई भी व्यावसायिक व्यवहार का लेखा पुस्तकों में उसी समय किया जाता है जिस समय वह व्यवहार किया जा रहा है, ना कि तब जब उस व्यवहार का अंतिम निष्पादन हो। यानी जो लेखांकन की उपार्जन मान्यता है, एक्चुअल एजम्पशन है, वो ये बताती है कि व्यवसाय के व्यवहारों यानी व्यवसाय की जो पुस्तकें हैं उनमें हम लेखांकन उसी समय करते हैं जिस समय हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यवहार हुए हों, न कि उस समय कि जब वो पूरे हो रहे हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो कब पूरे होंगे। आज हमारा साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आज हमने कोई व्यवहार किया, उसका आज ही हमें लेखा करना है। इसी कारण व्यवसाय में आगम की पहचान उसी वक्त कर ली जाती है जब कोई वस्तु या सेवा का विक्रय किया जाता है। यानी अपने बिजनेस की रेवेन्यूज़ का पता हम तभी कर सकते हैं, यानी तभी हम पता लगा लेते हैं जब हमने कोई भी सेल की होगी, माल बेचा होगा उसी समय। अब ये उस समय ज़्यादा मायने नहीं रखता कि हमने जो माल बेचा वो नकद बेचा या उधार बेचा, अर्थात व्यवहार के उदय होते ही उसका लेखा पुस्तकों में कर लिया जाता है। यानी जैसे ही हमने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसको हमें अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। इसी कारण से व्यय को भी उसी लेखांकन वर्ष में लिख लिया जाता है जिसमें उससे आय प्राप्त होती है, चाहे व्यय का रोकड़ी भुगतान किया गया हो या नहीं। इसी तरह से खर्चे होते हैं, जैसे ही हमने कोई खर्च किया, जैसे ही हमने कोई कार्य किया और वैसे ही हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब वो एक अलग मैटर है कि हमने उसका पेमेंट अभी कैश में किया है या नहीं किया है। तो जो उपार्जन की मान्यता है उसके अनुसार अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जैसे ही व्यापार के अंदर कोई व्यवहार किया जाता है उसे तुरंत उसी समय लिख लिया जाना चाहिए या लिख लिया जाता है। सो गाइस, आपको लेखांकन की मान्यताएं समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।